हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। जैसे कि ये जान रहे हो आप, थर्ड क्लास है, 2 क्लास मैंने ले ली है ऑलरेडी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की। तो ये थर्ड यूनिट है और इसमें हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आपको जानने की ज़रूरत है प्रबंधन क्या होती है, मैनेजमेंट। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी कि मैनेजमेंट क्या होती है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि प्रबंधन क्या होता है। तो प्रबंधन किसी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा उनके सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। सो बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है, किसी कार्य मतलब मान लीजिए कोई कार्य है, उसको करने के लिए उससे जो जुड़े लोग होते हैं उनका सहयोग लेके उस कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करना, मतलब संपादित करना, उसको लागू करना। कोई भी कार्य है उसको संपन्न करने की प्रक्रिया को हम प्रबंधन कहते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको प्लान के बारे में बताया था, संस्थागत नियोजन के बारे में बताया था। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर आपके पास प्लान आएगा, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, मतलब उसको लागू करोगे, उसको संपन्न करोगे उस कार्य को। तो वो आपका प्रबंधन हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि अपेक्षाकृत कम समय और कम व्यय के साथ निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम संप्राप्ति के लिए संसाधनों की व्यवस्था और लक्ष्य प्राप्ति ही प्रबंधन होता है। तो प्रबंधन से यही आशय होता है कि प्रबंधन मतलब अगर आप जान रहे हो कि अगर कोई भी मैनेजमेंट या प्लानिंग करोगे, प्लानिंग जो होता है वो प्रबंधन के अंदर ही आता है। जो आपका नियोजन होता है, योजना होती है, ये सब प्लानिंग जो होता है ये सब प्रबंधन के अंदर है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने ये डिस्कस कर लिया था कि तीनों एक दूसरे से मतलब जुड़े हैं। तीनों एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हैं, जैसे कि पहले आप नियोजन मतलब प्लानिंग करते हो, नियोजन के अंदर क्या होता है, प्लान आता है, योजना बनाते हो, फिर आप उसका प्रबंधन करते हो। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आप किसी भी कार्य को करने से पहले अगर प्लानिंग करोगे, नियोजन करोगे, तो उसको जब उसको संपन्न करोगे तो आपका क्या होता है कि आप पहले से आपके पास प्लान है। प्लान आपका क्या होता है ये भी मैंने बताया था। प्लान आपके आइडियाज़, थॉट, आपके विचार हैं, उनका एक डॉक्यूमेंटेशन, एक प्रारूप होता है, एक रूपरेखा होती है। तो आपके पास जब सब कुछ पहले से उपलब्ध होगा तो आपके पास किसी भी कार्य को करने के लिए कम समय ही लगेगा और फिर धन कम खर्च होगा, जल्दी हो जाएगा कार्य। तो और जो आपका लक्ष्य है वो भी जल्दी प्राप्त हो जाएगा। प्री डिसाइडेड है कि आपने सब कुछ पहले तैयार करके रखा है, बस आपको प्रबंधन मतलब आपको बस संपन्न करना है उस कार्य को। तो आपका समय, आपका टाइम, जो आपका खर्च है वो भी कम लगेगा और आपके जो उद्देश्य है वो भी जल्दी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रबंधन समझ आ गया होगा इससे। फिर हेनरी फेयोल ने क्या कहा है, प्रबंधन की परिभाषा दी है। इनकेस अगर एग्जाम में आता है कि इनका स्टेटमेंट क्या था तो आप लिख सकते हो। तो प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान की जो विज्ञान है। सार्वभौमिक विज्ञान मतलब यूनिवर्सल, मतलब जो सभी जगह के लिए होता है। मतलब यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, सभी क्षेत्रों में हो सकता है। तो जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। मतलब सभी क्षेत्र, और वो क्षेत्र क्या हो सकते हैं आपके, राजनीतिक, धर्म, युद्ध, जन कल्याण, सभी पर समान रूप से लागू होता है, उसको हम प्रबंधन कहते हैं। तो प्रबंधन का क्षेत्र आपको इससे समझ आ गया होगा कि प्रबंधन का क्षेत्र कितना हो सकता है। जैसे राजनीतिक, वाणिज्य, उद्योग, प्रबंधन कहीं भी हो सकता है। प्रबंधन आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो। तो आज हमको वही पढ़ना है कि प्रबंधन का क्षेत्र क्या होता है, स्कोप क्या होता है। फिर टेलर ने क्या बोला है, एक दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। टेलर ने प्रबंधन के क्षेत्र को डिफाइन करते हुए कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत हमारे साधारण से साधारण व्यक्तिगत कार्यों को लेकर हमारे विशाल नियमों को कार्यों तक लागू होते हैं। जो प्रबंधन होता है, आपके छोटे कार्य में भी आपका प्रबंधन की जरूरत होती है, बड़े कार्यों में भी आपको प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। आप छोटे कार्य करने के लिए भी आप प्लानिंग करते हो। मान लीजिए आप अपनी क्लास में सोच लीजिए कि आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन देना आपकी क्लास में, वो बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो आप पहले प्लानिंग करते हो, फिर उसकी रूपरेखा तैयार करते हो, फिर आप जब उसको प्रेजेंट करोगे तो वही आपका प्रबंधन हो गया। तो आप छोटे से छोटे, और वही बात कर ले कि बड़े लेवल पे, अब मान लीजिए कि
देश के प्रधानमंत्री को कुछ अपना कार्य करना है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो जिस तरीके से वो स्पीच का निर्माण करते हैं, भाषण का निर्माण करते हैं, फिर जनता के सामने बोलते हैं, तो ये बड़े लेवल पे हो सकता है। तो आपके जो व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल कार्य है, उससे लेकर बड़े से बड़े कार्य तक का जो क्षेत्र होता है, वहाँ तक आपका प्रबंधन लागू होता है, ठीक है? तो ये टेलर ने बताया है, इनकेस एग्जाम में आ जाता है तो आप लिख लेना इसको। फिर हम बात करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। अब विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र क्या या स्कोप का अर्थ क्या होता है, तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अर्थ होता है शिक्षा प्रबंधन का विस्तार तथा कार्य क्षेत्र जहाँ शिक्षण अधिगम का संपादन किया जाता है, ठीक है? अभी हम विद्यालय प्रबंधन की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने प्रबंधन की बात की, तो प्रबंधन का चित्र बहुत हुआ था। अभी हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टॉपिक ले रहे हैं, विद्यालय प्रबंधन। तो विद्यालय प्रबंधन का जो क्षेत्र होता है, इसका अर्थ होता है कि विद्यालय शिक्षा प्रबंधन का विस्तार तथा कार्य क्षेत्र जहाँ तक शिक्षण अधिगम का संपादन किया जाता है, जहाँ तक आपका शिक्षा जो आपका शिक्षण है मतलब टीचिंग है, जहाँ तक आप शिक्षा ग्रहण करते हो, जहाँ शिक्षा का संपादन किया जाता है, जहाँ शिक्षण कार्य किया जाता है, वहाँ तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है? इसका अर्थ आपको समझ आ गया। फिर आधुनिक समय में जो शिक्षा प्रबंधन कार्य क्षेत्र का विस्तार अधिक व्यापक हो गया है। अब ऑब्वियसली आजकल आधुनिक क्षेत्र में इसका क्षेत्र क्यों मतलब आधुनिक युग में विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र व्यापक इसलिए हो गया है क्योंकि नई नई तकनीकी आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई है, शिक्षा पे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो वहाँ प्रबंधन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तकनीकी का कैसे प्रयोग किया जाए, उसको कैसे संपन्न किया जाए, किसी उद्देश्य को प्राप्त किया जाए, वहाँ पे प्रबंधन का अधिक यूज हो रहा है, ठीक है? फिर शिक्षा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली प्रत्येक क्रिया शिक्षा प्रबंधन का अंग होती है। अभी हम विद्यालय प्रबंधन की बात कर रहे थे, तो शिक्षा प्रबंधन क्या है कि आपका विद्यालय प्रबंधन में ही है, तो शिक्षा प्रबंधन में से शिक्षा से जुड़ा जो भी कार्य होगा, शिक्षा से रिलेटेड जो भी उद्देश्य प्राप्त करना होगा, मान लीजिए आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपके गोल्स हैं, उनको प्राप्त करने का जो भी क्रिया होगी, कार्य होगा, एक्टिविटी होगी, वो आपका प्रबंधन का अंग होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, स्पोर्ट्स कराया जाता है, डिबेट कराया जाता है, वाद विवाद होता है, तो ये सब शिक्षा से रिलेटेड होते हैं, ये सब क्रियाएं हैं, तो ये सब आपका प्रबंधन के ही अंग होते हैं, ठीक है? तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अध्ययन हम चार घटकों में किया जा सकता है। घटक विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अध्ययन हम चार घटकों में कर सकते हैं। वो घटक क्या क्या है? सो फर्स्ट हमारा जो घटक है जिसके थ्रू हम विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं, शिक्षा के विकास का लक्ष्य, मतलब शिक्षा के विकास के लिए जो लक्ष्य होता है उसका निर्धारण कैसे किया जाए, मतलब गोल डेवलपमेंट, ठीक है? फिर दूसरा जो आपका है नियोजन के कार्यक्रम, प्लानिंग, प्रोग्राम प्लानिंग, आपका नियोजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। फिर कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपके कार्यक्रम हो रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, अरेंज कैसे किया जाएगा। एंड आपका फोर्थ आपका है प्रबंधन के कार्यों का आंकलन, जो भी आप प्रबंधन के कार्य कर रहे हो उनका असेसमेंट या इवैल्यूएशन कैसे होगा। सो फर्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा के विकास का लक्ष्य, गोल डेवलपमेंट का जो है। तो शिक्षा प्रबंधन एक सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है, ठीक है? हम सभी जानते हैं प्रबंधन क्यों किया जाता है, शिक्षा प्रबंधन क्यों किया जाता है, एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो इसलिए एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है। समाज शिक्षा प्रबंधन के लिए मानवीय तथा अन्य स्रोतों की सुविधाएं प्रदान करता है। मानवीय स्रोत मैंने आपको बताया था, मानव से है, मतलब हम लोगों से है। तो समाज क्या है? समाज हम लोगों से ही तो होता है, समाज लोगों से ही तो बनता है, समाज में हम लोग आते हैं। तो जो समाज होता है वो व्यक्ति प्रदान करता है, मतलब सभी व्यक्ति एक शिक्षा से जुड़े होते हैं। विद्यालय में जो लोग होते हैं वो मानवीय संसाधन हो जाते हैं, जैसे प्रबंधक, प्रधानाचार्य, कर्मचारी, छात्र, ये सब समाज से ही तो जुड़े हैं और समाज के लोग जाके विद्यालय में रहते हैं। तो मानवीय संसाधनों के स्रोत हमें समाज से मिलता है, परंतु समाज की कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं जिसे विकास का लक्ष्य कहते हैं, ठीक है? जिसे विकास का लक्ष्य कहते हैं। मतलब समाज अगर
जा रहा है विद्यालय में, शिक्षा के लिए की तरफ जा रहा है, तो उसका कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, कुछ अपेक्षाएं होती हैं। मान लीजिए आप विद्यालय में जा रहे हैं, तो आपका कोई एक्सपेक्टेशन है कि आप अच्छी डिग्री पाओ, अच्छे नंबर से पास हो जाओ, आप कुछ लायक बन जाओ। तो क्या आपका पढ़ने का एक उद्देश्य है, और ये उद्देश्य आपका किस में आ जाएगा, ये आपका शिक्षा के विकास के उद्देश्य में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके विकास का लक्ष्य भी कहते हैं इसको, जिसे विकास का लक्ष्य कहते हैं, मतलब गोल डेवलपमेंट कहते हैं जिसे। ठीक है, परंतु समाज परिवर्तनशील होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज क्या है, समय समय बदलता रहता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो समाज क्या है, अभी परिवर्तनशील है, मतलब बदलता रहता है। समाज में नए नए विचार आते हैं, नए नए प्रक्रियाएं, तकनीक डेवलपमेंट होता है, तो फिर वो उनकी सोच बदलती है, समाज में लोग बदलते रहते हैं, तो लोगों की फिर अपेक्षाएं भी बदलती रहती है, एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ती जा रही है। जितनी सुख सुविधाएं हो जाती हैं, सुख सुविधाएं मतलब जितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लोग में बहुत परिवर्तन आता जा रहा है। ठीक है, तो उनकी जो अपेक्षाएं होती है, एक्सपेक्टेशन और बदलती रहती है। तो इन एक्सपेक्टेशन में मतलब इन एक्सपेक्टेशन को विद्यालय प्रबंधन के थ्रू कैसे पूरा किया जाए, तो विद्यालय प्रबंधन द्वारा इन अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होती है। विद्यालय प्रबंधन को क्या होती है, इनके अनुरूप अपने आप को ढालना होता है, जो रूपरेखा है तैयार करनी होती है। तो इस प्रकार शिक्षा प्रबंधन की प्रणाली में सतत नियोजन व्यवस्था तथा आकलन की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति किया जा सके। मतलब सतत निरंतर प्लान बनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है, ताकि जो ये समाज जो परिवर्तनशील है, इनके अकॉर्डिंग उसको ढाला जा सके। समाज में राजनीतिक, धार्मिक ये लोग मतलब ऐसे लोग रहते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो आपका शिक्षा प्रबंधन है उसमें बदलाव किया जाए। तो प्रबंधन का कार्य क्या होता है, इनके अनुरूप प्लानिंग करना, नियोजन करना, फिर कार्य को संपन्न करना। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है, इसके उद्देश्य वाला। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नियोजन के कार्यक्रम, मतलब प्रोग्राम प्लानिंग। अब हम प्लानिंग, अभी तक आपका उद्देश्य डिफाइन हो गया कि समाज के कुछ उद्देश्य है, लोगों के कुछ उद्देश्य है, उनको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए नियोजन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो नियोजन का अर्थ है कार्यों के संपादन का प्रारूप विकसित करना। प्रारूप का मतलब रूपरेखा तैयार करना, प्लान बनाना। नियोजन क्या है, योजना बनाना होता है। नियोजन, योजन मतलब योजना बनाना, प्लान बनाना या फॉर्मेट तैयार करना। तो कार्यों के संपादन के लिए प्रारूप तैयार करना होता है, फॉर्मेट बनाना होता है, रूपरेखा तैयार करनी होती है। ठीक है, विद्यालय के आरंभ करने से पूर्व संपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बनाना होता है, जिसे नियोजन कहते हैं। इसमें निर्णय लेने होते हैं विद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रमों का आरंभ किया जाए, और उनके लिए आवश्यक उपकरण, पुस्तकों, शिक्षकों तथा अन्य स्रोतों के लिए आर्थिक साधन उपलब्ध कराने होंगे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई भी विद्यालय खुलता है, तो उसमें प्लानिंग की जाती है कि कौन सा पाठ्यक्रम किया जाए, कैसे शिक्षक लाया जाए, कैसे पुस्तक दिए जाए। तो ये सब प्लानिंग की जाती है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें आपका रूपरेखा तैयार किया जाता है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का प्रतिपादन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। इसके लिए प्रबंध समिति का निर्माण किया जाता है, जो कि ये सब व्यवस्था करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड घटक की। थर्ड क्षेत्र जो है, ये आपका आता है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके पास प्लान आ गया था, आपने प्लान बना लिया, योजना बन गया, रूपरेखा तैयार हो गई, फॉर्मेट आ गया। अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे। तो शिक्षा तंत्र का संचालन तथा नियंत्रण करना एक अहम समस्या इसलिए भी है कि इस प्रकार राजनीतिक दबाव तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक होने लगा है। जैसे कि होता है कि आप देखते हो कि प्रशासनिक, राजनीतिक, ये सारे हस्तक्षेप होता है विद्यालय की व्यवस्था का संचालन करने में। ठीक है, कि किस तरीके से आप अरेंज कर रहे हो, पहले आपको वैलिड पॉइंट रखने पड़ते हैं, तब आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किसी विद्यालय को खोल सकते हो। तो विद्यालय व्यवस्था का अर्थ होता है नियोजन के अंतर्गत जिस प्रारूप या फॉर्मेट हम कह सकते हैं को विकसित किया जाता है, उसका वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किया जाए, उसको वास्तविक रूप से लागू किया जाए, परंतु व्यवस्था स्तर पर इसका प्रारूप बिल्कुल बदल जाता है।
इसमें यही होता है कि जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने फॉर्मेट तैयार की है, उसका क्रियान्वयन कैसे करेंगे, उसको वास्तविक रूप से मतलब रियलिटी मतलब आप समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप से लागू कैसे करते हैं, उसको संपन्न करते हैं, तो आपका वो व्यवस्था हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि व्यवस्था स्तर पे आते आते बहुत परिवर्तन हो जाता है, प्लान को आपको बदलना पड़ता है। आप ऐसा प्लान बनाएं जो लचीलापन हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि नियोजन कैसा होना चाहिए, लचीलापन मतलब परिवर्तनशील हो, उसमें जल्दी परिवर्तन किया जा सके। तो विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि उसे समय समय अनुरूप बदलना होता है, समय के अनुरूप बदलना होता है। जैसे मैंने बताया, समाज परिवर्तनशील होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, तो उसको नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है। तो अभी आप समझ ही लीजिए कि अभी कोरोना है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। पहले क्या ऑफलाइन क्लास चलती थी, अब ऑनलाइन क्लास करने के लिए क्या विद्यालय को अरेंजमेंट करनी पड़ी, एक प्लान बनाना पड़ा, प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ा, प्लान को क्रियान्वयन करना पड़ा, संपन्न करना पड़ा। तो एक प्रबंधन के ही तो अंदर आता है। ऑनलाइन क्लास करने के लिए उसके पास पहले से वो तैयार थोड़ी था, लेकिन उसने फिर प्लान बनाया कि अभी बच्चों के लिए ऑनलाइन, क्योंकि ये समाज परिवर्तनशील है और अभी परिवर्तन हुआ। कोरोना की वजह से कभी ऑनलाइन क्लास नहीं चलती थी, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो समाज परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन के अनुरूप प्लान बनाना, नियोजन करना, फिर उसका प्रबंधन करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि अभी सभी विद्यालय में किया जा रहा है। तो आपका ये प्रबंधन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो विद्यालय व्यवस्था को एक इकाई के रूप में क्रियाशील होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी अभी व्यवस्था ही की गई है जो ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो शिक्षा की व्यवस्था भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। आधुनिक तकनीक अधिनियमों का ध्यान में रखना चाहिए, मतलब जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका कैसे प्रयोग किया जाए, उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था करनी चाहिए। अभी सभी विद्यालयों ने बहुत अच्छे से ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था की है। ये यही दर्शाता है कि वो भविष्य के लिए तैयार थे। तो उन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था वो आपका एक प्रबंधन ही था, और उस प्रबंधन को सभी विद्यालय ने अच्छे तरीके से संपन्न किया। तो आप इससे समझ सकते हो कि ये प्रबंधन कैसा होना चाहिए। तो व्यवस्था की बात हो गई, व्यवस्था का क्षेत्र हमने देख लिया। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। अब हम असेसमेंट की बात करते हैं, जो प्रबंधन आपने संपन्न किया उसका असेसमेंट कैसे होगा। तो विद्यालय प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना चाहिए, कि आकलन जो कर रहे हो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हम फीडबैक देते हैं, फीडबैक क्यों देते हैं, ताकि क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना की जाती है, ये क्यों दी जाती है, ताकि उसमें सुधार किया जाए। तो इसी तरह आकलन करने का क्या उद्देश्य होता है कि उसमें सुधार किया जाए, मतलब एक उद्देश्य से आकलन देना चाहिए। तो विद्यालय के आकलन छात्रों की उपलब्धियों तक ही सीमित ना रखा जाए। हमारे में क्या होता है, असेसमेंट हम वही जानते हैं कि बच्चों का ही होता है, जो बच्चे अचीवमेंट करते हैं, मार्क्स लाते हैं, टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, इसको ही हम असेसमेंट चलते हैं। लेकिन प्रबंधन के क्षेत्र में अलग होना चाहिए। विद्यालय के स्तर पर छात्रों की उपलब्धियां परीक्षा परिणामों से निर्धारित होता है, यद्यपि यही मापदंड अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम असेसमेंट बच्चों का ही करते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जिन कार्यों का नियोजन किया गया है उन सभी कार्यों का आकलन करने पर ही प्रबंधन का समुचित विकास तथा सुधार किया जा सकता है, ठीक है। जैसा समझ गया कि आपका जो आकलन होना चाहिए वो बच्चों तक ही ना सीमित हो, वो प्रबंधन के जो नियोजन होते हैं, जो प्लानिंग होती है, उसका भी आकलन करना चाहिए, ताकि जो आकलन है उसमें सुधार किया जा सके। हम क्या करते हैं, हम विद्यालय को किससे जानते हैं, हम विद्यालय में बच्चों के अच्छे अंक आ रहे हैं उससे जानते हैं कि विद्यालय बहुत अच्छा है, उसका प्रबंधन अच्छा है। पर नहीं, आपको क्या करना है, आपको प्रबंधन का आकलन करना है, जो आप प्लानिंग कर रहे हो उसके आकलन करने चाहिए, बस आपकी विद्यार्थियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये आपको समझ आ गया होगा। फिर जो आकलन करने के लिए समितियां गठन की गई हैं वो इस प्रकार हैं। तो शिक्षक परिषद मतलब स्टाफ काउंसिल, जो टीचर्स होते हैं उनका गठन किया गया है। छात्र परिषद स्टूडेंट काउंसिल का गठन किया गया है। टीचर काउंसिल शिक्षक, शिक्षक, समिति, सॉरी, टीचर काउंसिल, टीचर काउंसिल, शिक्षक, शिक्षक समिति, सॉरी, टीचर काउंसिल, शिक्षक, शिक्षक समिति, सॉरी, टीचर काउंसिल, शिक्षक, शिक्षक समिति, सॉरी, टीचर काउंसिल, शिक्षक समिति,
किया गया है, टीचर काउंसिल, विशिष्ट समितियां मतलब स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है, सामाजिक सेवा समितियां मतलब सोशल सर्विस कमेटी का गठन किया, व्यवहारिक मानदंड मतलब प्रैक्टिकल क्राइटेरिया जो होती है, वो क्राइटेरिया होता है, वो गठन किया गया है। आकलन करने के लिए, विद्यालय प्रबंधन के आकलन करने के लिए ये समितियां गठन की गई हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये समितियां क्या है और इनका कार्य क्या है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। एंड हाँ, और भी एक दो क्वेश्चन है मैं जो आगे शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो आप ये देख सकते हो। ये हाँ, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के क्या कार्य होते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र एक बहुत विस्तृत होता है, ये सभी देख रहे हो। तो किस चार घटक थे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो इसके प्रबंध के अंतर्गत वे सभी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं जो प्रजातंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। जैसे समाज में परिवर्तनशील समाज होता है तो उनकी अपेक्षाएं बढ़ती रहती हैं, तो उनके कार्यों को पूरा करने, उनके उद्देश्यों के अनुरूप प्रबंध करना ही प्रबंधन का कार्य होता है। तो इससे संबंधित कुछ कार्य यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप इसको पढ़ सकते हो। ये कार्य विद्यालय प्रबंध के उद्देश्यों का निर्माण करना, शिक्षा वर्ग के कार्य से समन्वय, विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण, पाठ्य समगामी क्रियाओं का क्रमिक संगठन, जो को करिकुलम एक्टिविटी होती है उनका संगठन करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्यक्रम कार्य विभाजन, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में जो अलग अलग विभाग है उनके कार्य को बांटना, जो शिक्षक जिसमें ज़्यादा कैपेबल है उस कार्य को बांटना। फिर जैसे फीस सबमिट कहीं और होता है, फिर आप देखते स्कॉलरशिप का कहीं और होता है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होती है। विभिन्न सेवाएं जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि की व्यवस्था करना, ये सब किसका है? विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य होता है, या विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कार्य होते हैं, जिसमें आप विद्यालय प्रबंधन समिति आती है और इसका कार्य यही होता है। तो विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना बच्चों में, फिर विद्यालय में स्वच्छता, ये हो गया, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के कार्यक्रमों का गठन करना, जो भी नाटक होते हैं, नुक्कड़ नाटक की अरेंजमेंट करना, कल्चरल एक्टिविटीज़ कराने, विद्यालय में बजट बनाना, गृह विद्यालय एवं समाज के कार्यों का समन्वय करना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। आप इसमें कुछ थोड़े पॉइंट्स भी लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा कि विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या कार्य है, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। फिर विद्यालय की नीतियों का आधुनिकतम शैक्षिक दर्शन के अनुरूप बनाना, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो आपने अभी तक ऊपर पढ़ा है उससे आप इसको अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो, क्योंकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है। तो मानवीय संसाधन, मैंने आपको बताया था मानवीय संसाधन क्या होते थे। जो प्रबंधक होते थे, प्रधानाचार्य होते हैं, ये मानवीय संसाधन के अंग होते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आपको जानने की ज़रूरत है। फिर प्रधान अध्यापक छात्रों, अध्यापकों तथा स्थानीय समुदाय के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है। ये जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं? एक ब्रिज की तरह कार्य करते हैं स्थानीय समुदाय से, जो ग्राम शिक्षा समिति होती है, अध्यापकों से और छात्रों के बीच में एक सेतु की तरह कार्य करते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो प्रधान अध्यापक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, अध्यापक एवं अन्य सहायक कर्मचारियों का निरीक्षण करता होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि प्रबंधक की होती है, नहीं, ये प्रधान अध्यापक की होती है, प्रिंसिपल की होती है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।